मेरा नाम नगीना है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और मैं देखने में भी बहुत खूबसूरत हूँ। गोरा रंग, भरा भरा जिस्म जो एक बार मुझे देखे देखता ही रह जाए। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक ऐसे शख्स से करा दी जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। हमारी सुहाग रात थी और मेरा रवैया अपने शौहर के साथ निहायत ही बदतमीज था। मेरी इससे ना डरने की वजह यह थी कि मेरा शौहर दरमियाने तबके का था, जबकि मैं हाई क्लास की थी और मालियाती लिहाज से भी इससे ताकतवर थी। मैंने वाज़े अल्फाज में अपने शौहर को कहा कि मैं अपना जिस्म तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती भी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूंगा? और वो थोड़ा मेरे करीब आ गया और बोला, वो तुम्हारा माजी था, तुम इससे प्यार करती थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अभी तक पाकदामन हो। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, मुझे भी तो तुमसे प्यार हो गया था। दिल पर किसी का भी जोर नहीं चलता, कब किस पर आ जाए। तुम मेरी बीवी हो निकाह के बाद, अब तुम मेरे लिए हलाल हो। मैं तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हूं, अब तुम्हें भी इसको भूलना होगा, अब तुम मेरी बीवी हो। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे बीवी कहने की, मैंने अगर तुमसे शादी की है तो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर, और तुम्हारे साथ शादी महज एक दिखावा है। मैं अपने खानदान के हाथों मजबूर होकर बिहाई गई हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इस बात का इनकार भी नहीं कर सकती कि तुम मेरी बीवी हो। हमारे दरमियान काफी देर तक बहस रही। मैंने कहा, मेरी तुमसे शादी महज मेरी मजबूरी है और तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं किसी गधे से शादी कर लेती, तुम्हारे साथ नहीं। और अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो और मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो मुझसे थोड़ा दूर हो गया और कहने लगा, ठीक है, जो तुमने कहा मैंने सुन लिया। मेरी एक बात सुन लो और इस बात को सारी जिंदगी याद रखना। मैंने कहा, बोलो। अब तो वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, इसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद इसने अलमारी से अपना कंबल निकाला और सोफे पर जाकर अलग सो गया। फिर रात को कब मुझे भी नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। सुबह जब आँख खिली तो वो कमरे में नहीं था। मैं भी जल्दी से उठ गई और उसका तोहफा जो इसने दिया था वो नीचे पड़ा था और हक महर की रकम जो कि 50,000 रुपए थी। मैंने दोनों को पलंग की दराज में रख दिया, जेवर उतारे और नहाने चली गई और फिर बाद में अपने कमरे में आकर बैठ गई। इतने में बाकी रिश्तेदार भी आ गए। मेरे शौहर की खाला और फूफो थी। मैंने उन्हीं के साथ ही अपनी ससुराल में पहला नाश्ता किया और थोड़ी देर बाद मेरी सहेलियां भी आ गई और सब बारी बारी पूछने लगी, कैसी थी तुम्हारी पहली रात और शौहर ने क्या तोहफा दिया वगैरह वगैरह। मैंने सबका हसब मामूल जवाब दिया, बस ठीक थी। चूंकि हमारा घर एक दूसरे के करीब था इसलिए रुखसती से कब्ल ही वलीमा हो गया था। उसके बाद शादी की बाकी रसूमात अदा की गई। शादी की दूसरी रात थी। शौहर के कमरे में तो लेटी हुई थी तो वो मेरे पास ही सो गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने कहा, तुम्हारी जगह वहां सोफे पर है। तो इसने कहा, यहाँ सोने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, ठीक है, तुम यहाँ ही सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम सो जाओ, मैं खुद ही सोफे पर सोता हूँ। तीसरे दिन मैंने मौके पाकर अपनी खाला के बेटे को फोन किया तो वो रोने लगा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ रहने का वादा करके किसी और के साथ ही अब अपनी रातें गुजारोगी। मैंने इसे समझाया कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने शौहर को छूने तक नहीं दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और देखना, हम दोनों बहुत ही जल्दी एक हो जाएंगे। ये शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब मैं तुम्हारी होंगी तो कनवारी ही होंगी। अगले एक हफ्ते तक वो मुसलसल मुझे पाने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने इसको करीब नहीं आने दिया। ये हम 3 लोगों के सिवा कोई नहीं जानता था। शादी के 10 दिन बाद मेरा बाप चला गया, जिसका मुझे डर रहता था, और मेरे शौहर के भी सारे रिश्तेदार चले गए थे और शादी के 2 हफ्तों बाद वो भी मुल्तान चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरा ससुर में और मेरे शौहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज्यादा बड़ी भी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। एक रात में कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे शौहर ने मुझे तोहफा दिया था और पैसे भी। मैंने पलंग की दराज खोली तो वो तोहफा और मेरी हक महर की रकम जो 50,000 थी पड़ी हुई थी। मैंने तोहफा खोला तो इसमें स्मार्टफोन था, जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई, क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की जरूरत थी और रकम भी। मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी थी और मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि शादी के मौके पर जो मुझे पैसे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए थे।
और अब मैं अपनी खाला के बेटे से, जिससे मैं प्यार करती थी, रोजाना बात करती थी। वो भी सुबह सबसे पहले इसी से बात करती, दोपहर का और रात को सोते वक्त तक इससे बात करती। कुछ दिनों बाद इसने कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं बाद में आपको दे दूं। तो मैंने कहा बोलो कितने चाहिए। तो इसने कहा 20,000। मैंने अपनी हक महर की रकम में से 40,000 इसे भेज दिए और कहा जरूरत नहीं मुझे, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेरा शौहर 10 दिनों बाद सिर्फ 2 दिनों के लिए घर आता था, लेकिन मेरा उसके साथ रवैया नहीं बदला था और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि इसने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। हर महीने 15,000 रुपया देता और जूते कपड़े मेकअप तक का सामान मेरे लिए लेकर आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे जिसकी मैं कदर नहीं करती थी। किसी दोस्त को उठाकर दे देती तो कभी किसी और को। मैं घर में बोर हो रही थी तो एक दोस्त से इसका हल पूछा तो इसने मुझे कहा आगे पढ़ाई शुरू कर दूं, अच्छा टाइम गुजरेगा। अभी तक मेरी तालीम मैट्रिक थी, मेरे मैट्रिक के नंबर 810 नंबर थे। मैंने अपनी सास को कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूं तो इसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शौहर पर दबाव डाला तो वो मान गया और उसने अपनी मां को भी राजी कर लिया और उसने मेरा दाखिला पंजाब कॉलेज में करवा दिया, जो कि हमारे घर से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर था और बस हमें रोजाना लेने आती थी। और मैंने FSC से अपनी आगे तालीम का आगाज किया, लेकिन मेरा अपने शौहर से रवैया तब्दील नहीं हुआ। जब भी कभी वो मुझे फोन करता तो मैं इससे रूखे दिल से बात करती और कहती जो बोलना है बोलो वरना फोन बंद कर दो। हफ्ता के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही लेकर कॉलेज से आता था। कॉलेज में भी मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन वो मेरी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में नहीं जानती थी। और जब भी वो मुझे लेने आता था वो मुझसे कहती तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, और किस्मत वालों को ही ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती हाँ बस ठीक है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मैंने इससे कभी प्यार से बात तक नहीं की थी। खैर इसने भी कभी मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। हमारी शादी को 4 महीने हुए थे कि मेरी दूसरी फूफो की बेटी की शादी तय हो गई, जो कि बहावलपुर शहर में रहती है। मेरे शौहर के भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शौहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शौहर और उसकी खाला का बेटा एक अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शौहर ने मुझसे फोन पर पूछा कि शादी पर जाओगी, पर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ हूं, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। इसके बाद मेरी खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, इसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है। क्योंकि इसकी माँ और मेरी फूफो आपस में कजिन थी तो मैंने कहा पहले तो नहीं आ रही थी, अब आऊंगी। इसने कहा मैं मुंतजिर रहूंगा आपका, तो मैंने भी कहा मैं भी। मैंने फिर रात को शौहर को फोन किया और कहा मैं भी शादी पर चलूंगी। शादी पर मेरी सास में और मेरा शौहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी। मैं इससे एक कमरे में मिली, हमने एक दूसरे को गिले लगाया। अब हम एक दूसरे के सामने रहते थे, जबकि मेरा शौहर अपने कजिन, जो कि इसका दोस्त भी था, इसी के साथ मसरूफ रहता था। मेरी खाला के बेटे, जिससे मैं प्यार करती थी, अब रोज मुझसे मिलता और हम अक्सर छत पर अकेले मिलते। मुझे इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एक दफा हम छत पर एक साथ बातें कर रहे थे। इसने मुझे एक अंगूठी तोहफा दी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई और वो मुझे गलत तरीके से छू भी रहा था और वो बातें भी कर रहा था। इसने कहा जो हम शादी के बाद कर सकते हैं वो शादी से पहले क्यों नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो वो मुझे जबरदस्ती अपने करीब करके उधर उधर छूने लगा, जिसकी मैंने मुजाहमत भी की और मैंने इसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आया। कुछ देर तक तो मैं मुजाहमत करती रही, खुद को इससे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मैंने भी खुद की इसी के सुपुर्द कर दिया। अभी कोई 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा शौहर वहां आ गया और इसने मुझे इसके साथ देख लिया। मेरे शौहर ने मुझे मेरे कजिन के साथ रात के वक्त तन्हा छत पर देख लिया था। मेरा शौहर मेरे पास आया। इससे पहले मैं इसे कुछ कहती, इसने मुझे एक थप्पड़ मारा और दूसरा भी मारने लगा था कि इसके और मेरे दरमियान मेरी खाला का बेटा, मेरा कजिन, आ गया और इसे रोक दिया और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। मेरे शौहर ने कहा बीवी है ये मेरी, मेरे आगे से हिट जाओ वरना तेरा वो हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। मेरे कजिन ने कहा मैं प्यार करता हूं इससे, और उसने मेरे शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। मेरा शौहर जिस्मानी लिहाज से मेरे कजिन से ताकतवर था। मेरे शौहर ने इसे मुंह पर एक कुक मारी तो इसके मुंह से खून बहने लगा।
मैं अपने शौहर के आगे आ गई और इसे कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्यों मार रहे हो इसे। मेरे ये अल्फाज कहने की देर थी कि मेरे शौहर ने मुझे एक और जोरदार थप्पड़ मारा तो मैं नीचे गिर पड़ी और फिर इसने मुझे बाजों से पकड़ा और नीचे चलने लगा। नीचे चलने से पहले इसने मेरे कजिन से कहा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। हम नीचे अपने कमरे में आ गए तो मेरे शौहर ने कहा, तुम्हारे साथ जो करना है वो तो घर जाकर करूंगा, यहाँ नहीं। हम 3 दिन बाद वापस लौटने वाले थे, लेकिन सुबह मेरे शौहर ने कहा कि हम आज ही वापस लौट रहे हैं। इसने किसी की भी नहीं सुनी और हम इसी दिन ही घर वापस लौट आए। घर आकर रात को हमारे दरमियान काफी बहस और तकरार हुई। कुछ इसने मुझे बोला तो बहुत कुछ मैंने इसे बोला। आखिर में जो मैं चाहती थी मैंने इसे बोला कि मुझे अब से तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो इसने कहा, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं अदालत में चली जाऊंगी और खला कर लूंगी। कुछ देर वो खामोश रहा। इसके बाद जो इसने कहा तो आगे से मेरा मुंह बंद हो गया। इसने मुझे कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ सारी जिंदगी नहीं रहना, मुझे भी खुश रहने का हक है। मैंने इतना तुमसे प्यार किया कि तुम्हें तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो जाओ अपने बाप से पूछ कर आओ कि मैं तलाक लेकर आ रही हूँ। तुम्हें तलाक देने के बाद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी फैमिली ने मुझे कुछ कहा, मुझसे तलाक की वजाहत तलब की तो मैं उनको फिर सब सच सच बता दूंगा। तुम्हें अगर तलाक चाहिए मुझसे तो तुम्हें मुझे एक बात की गारंटी देनी होगी कि तुम्हारे खानदान की तरफ से मुझ पर कोई सवाल नहीं डाला जाएगा। मुझे पता था जो सलूक मैंने अपने शौहर के साथ किया है, जो कर रही हूँ, अगर मेरी फैमिली वालों को पता चल गया तो मेरा बाप पक्का मुझे तो नहीं छोड़ेगा। 2 दिनों बाद मेरा शौहर वापसी मुल्तान चला गया, जबकि दूसरी तरफ मेरे कजिन का गुस्सा उरूज पर था। इसने कहा, तेरे शौहर को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अब इसे मैं जान से मार डालूंगा। मैंने इसे कहा कि मैं अपने शौहर को मारना नहीं चाहती। मेरा कजिन जो कि बहुत गुस्सा में था मेरे शौहर को बुरा भला कह रहा था और कह रहा था कि इसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा, जबकि मेरा शौहर इसने मुझे तो किया, कभी मैंने इसके मुंह से ऐसी वैसी बात तक नहीं सुनी। मेरा शौहर गुस्से की हालत में भी तमीज का दायरा नहीं छोड़ता, औरत की इज्जत करना इसे अच्छी तरह से आता था। इसके बाद मेरे कजिन ने मेरे शौहर के साथ फोन पर राब्ता करना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी माँ के साथ कराची नहीं गया था, जबकि वो अपने बड़े भाई के साथ लोधरा शहर में रहने लगा। उनके पास 2 घर थे, एक लोधरा में और दूसरा कराची में। और मेरे शौहर और मेरे कजिन के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे। इस इसना में मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। जो हफ्ता 10 दिन बाद घर आता था, अब वो कई हफ्तों बाद आता, और मोबाइल पर जो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा बात करता था, अब कई दिनों बाद तक फोन करता। और दूसरी तरफ मेरा कजिन, इसका मुझसे रवैया खराब होने लगा और वो मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगा और मुझसे प्यार की मुसलसल मांग कर रहा था, जो कि इस बार मैंने सख्ती से मना कर दिया। अब मुझे अपने कजिन से फोन पर बात करने का भी दिल नहीं करता था और मुसलसल मुझे धमकियां देता रहा कि तुम्हारे शौहर से बदला लेना है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे समझाती रही कि मुझे इसे मारना नहीं है, क्योंकि इसने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। जब वो नहीं माना तो मैंने फिर इसे कहा कि अगर तुमने मेरे शौहर को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुझे पक्का नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें समझा रही हूं कि मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करके तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मेरे कजिन ने कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी अपने शौहर की खातिर, देखो अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ। और इसने फोन काट दिया। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो मेरे शौहर के साथ कुछ कर ना दे। मैंने दूसरे दिन शौहर को फोन किया और इसे कहा कि मेरे कजिन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे शौहर से बदला लूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम प्लीज इसे मत मलना। मेरा शौहर हंसने लगा और कहा, तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी है, तुम भी तो यही चाहती हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इसने मेरी बात नहीं सुनी और मोबाइल बंद कर दिया। इसके बाद मेरे कजिन ने मेरे शौहर को अकेले एक वीरानी जगह मिलने के लिए बुलाया। मैं नहीं जानती इसने मेरे शौहर को क्या कहकर बुलाया और मेरा शौहर अकेले इससे मिलने चला गया, जबकि मेरा कजिन अपने किसी दोस्त को भी अपने साथ लाया था, जिसका मुझे बाद में पता चला था। मेरे शौहर और मेरे कजिन के दरमियान क्या बातें हुई मैं नहीं जानती, लेकिन इसी मुलाकात में ही मेरे शौहर और मेरे कजिन की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मेरे कजिन का बाजू टूट गया, जबकि मेरे कजिन की तरफ से मेरे शौहर पर गोली चला दी गई, जिससे मेरा शौहर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, जबकि मेरा कजिन और उसका दोस्त वहां से भाग गए। मेरे शौहर को गोली लगी थी और मेरा कजिन और उसका दोस्त वहां से भाग गए थे। मुझे इस बात का पता मुझे मेरे कॉलेज की एक क्लास फेलो से पता चला,
जिसने मेरे शौहर को अपने भाई की मदद से अस्पताल पहुंचाया और मुझे फ़ोन करके बताया, क्योंकि मैं कुछ दिनों से कॉलेज भी नहीं जा रही थी। जब मुझे इसने फ़ोन करके बताया तो मैं बहुत डर गई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मैं शौहर से अलहदगी चाहती थी, लेकिन इसके बदले इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने जल्दी में अपनी दूसरी फूफो के बेटे को, जो कि मेरे शौहर का